नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि मुद्दे की खोज में। दरअसल लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी और विकास से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतर गई है। वहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पास अभी मुद्दा नहीं है। आपसी गुटबाजी और भगदड़ के कारण कांग्रेस के नेता इस कदर उलझे हुए हैं कि वे सरकार के खिलाफ एक कोई बड़ा मुद्दा अभी तक खड़ा नहीं कर पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, या फिर कांग्रेस मुद्दा विहीन है, तो जनता के बीच जाएगी तो जाएगी कैसे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद मिली हुई हार के बाद आलाकमान ने बड़ी उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश की कमान युवाओं के हाथ में सौंपी थी, लेकिन युवा नेतृत्व ना तो मध्य प्रदेश में पार्टी को संगठित रख पाया और ना ही भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हावी हो पाया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइनिंग कमेटी बना करके लोकसभा चुनाव के लिए कई रणनीतियां तैयार की हैं। यह समिति कई पार्टियों के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रही है। भाजपा में शामिल होने वालों में न केवल नेशनल लेवल बल्कि जिला स्तर के नेता भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी का मकसद आम चुनाव से पहले दूसरे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को, लगभग 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। बात करें पिछले 80 दिनों में तो 17,000 कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में बात कई बार होती है कि विपक्ष की ओर से बातें आती हैं, सत्ता पक्षी खामियों को उजागर करने की बात आती है, लेकिन वो कितने कारगर तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। या फिर कई बार ये भी देखा गया है कि पुराने मुद्दों को लेकर के, कुछ पुराने मुद्दे जिनको लेकर के भ्रष्टाचार की बात करें या और पुराने मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेस पर हावी होती दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी हमलावर दिखाई दे रही है कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है, जनता के पास जाकर के वो क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं, ये कांग्रेस, क्योंकि अभी जो चुनावी मुद्दे हैं इस पर कांग्रेस के नेताओं की ही एक मत जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसानों का मुद्दा जनता के बीच लेकर जाना है, युवाओं का लेकर के जाना है। क्योंकि कई बार बात होती है तो कांग्रेस के नेता महिला अत्याचार की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का जो 13 वर्ष भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के 13 महीने के शासनकाल की बात करती है कि मध्य प्रदेश में शासनकाल रहा, 13 महीने का मौका मिला, लेकिन विकास नहीं कर पाई कांग्रेस। क्या वास्तविकता में यही सब चीजें हैं या और कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि मोदी की गारंटी और विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो इसके अलावा कांग्रेस पर किन चीज़ों को लेकर के बीजेपी हावी है और साथ ही कांग्रेस के वो कौन से मुद्दे हैं जिससे वो सत्ता पक्ष को घेरने की कवायद करने वाले, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं मेहमानों से। चर्चा में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी। नेहा बग्गा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव जी हमारे साथ हैं। रोशनी जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले रोशनी जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से बात हो रही है कि कांग्रेस के पास वो कौन से मुद्दे हैं कि उन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जाएगी, क्या वास्तव में, क्योंकि अभी पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, घटनाक्रम हुआ, उसको देखें तो कांग्रेस मुद्रा विहीन तो है ही, खाते सीज हैं, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया है, तो कांग्रेस खुद को तो मुद्रा विहीन बता रही। राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह चुके हैं और सोनिया गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कह चुकी हैं कि हम मुद्रा विहीन हैं। तो क्या कांग्रेस मुद्रा विहीन के साथ मुद्दा विहीन भी है इस समय? देखिए, मुद्रा विहीन हम जरूर हो सकते हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का जो अथक प्रयास है कि हमें किसी प्रकार से ईडी, सीबीआई और इस तरीके से जो नेताओं को परेशान करके अपने आप को, क्योंकि ये जनता के बीच में मुद्दे ले जाकर के उसकी मजबूती या विकास के काम पर ये अपने आप को प्रखरता से नहीं दिखा पा रहे हैं। तो आज कांग्रेस के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, जहां भी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो हमें मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच में मुद्दों पर भी चुनाव को हम जीतेंगे। आज अगर हम महिला सम्मान को लेकर बात करते हैं तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने महिलाओं के सम्मान में और महिलाओं की जो इस देश में, प्रदेश में आधी आबादी है, रोशनी जी, आपको रोकना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आप महिला सम्मान की बात कर रही हैं, आपको रोकना चाहता हूँ। आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो महिलाओं को सम्मान देती है और मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटों पर उन्होंने महिला प्रत्याशी उतारे, जबकि कांग्रेस ने केवल 1 प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। तो फिर ये महिला सम्मान में बराबरी कैसे हुई? देखिए, ये बराबरी बराबरी तो हमेशा, क्योंकि ये विधानसभा में अगर हम देखा जाए तो हमने बहुत महिलाओं को टिकट दिए,
जहाँ बीजेपी हमसे बहुत पीछे थी, और आज 1 लाख सालाना गरीब महिलाओं को देने की हम गारंटी की बात कर रहे हैं। और ये जहाँ मध्य प्रदेश में आप किसानों के मुद्दों की लेकर के बात कर रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी गारंटी गारंटी देने की बात करते हैं, मोदी की गारंटी चुनाव लड़ने की बात करते हैं। और आज पूरा देश का किसान अपने हक की, कर्म की भूमि की, पसीने की लड़ाई के लिए करके अपने हक की लड़ाई को, अपने हक की मांग कर रहे हैं, और एमएसपी देने को ये तैयार नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ही चिल्ला चिल्ला कर 50-50 लाख के बड़े बड़े मंचों को दहाड़ दहाड़ कर कहा था कि अगर गेहूं की उपज होती है तो मैं उसमें समर्थन मूल्य 2600 रुपए देने का वादा करते हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज किसानों की या युवाओं के रोजगार की बात कर ले, तो किसी भी वादे को पूरा करने में नाकाम है। और कठोरता से मध्य प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जान रही है, लेकिन एक जो डर का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है कि अगर कोई नेता बहुत कठोरता से बोलता है, बहुत अच्छा है, तो उस पर जाकर ईडी और सीबीआई की छापेमारी करवा दीजिए, उसकी मुद्राओं को जब्त करवा लीजिए। वो कहते हैं ना कि वो वजह कि चंदे के नाम पे जो धंधा ने शुरू किया है, मुझे ये शब्द कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आजकल रील में बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ऐसा ट्रेंड इन्होंने ला दिया है, तो बेचारे नेता मजबूर होते, क्योंकि उनको अपना घर चलाना है, एक किसान को अपना घर चलाना है, तो वो मजबूर होकर ये घुटने टेकने पे मजबूर कर रहे हैं। और इस तरह की कभी राजनीति नहीं चलती, ठीक है, ठीक अपनी है बात को रखता है। जी। तो रोशनी यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे अभी आपने कहा कि ये इस तरह की बातें जो तमाम सामने आ रही हैं कि डराया जा रहा है, या ये है कि आप चंदा दो तो हम आपको धंधा देंगे, ये तमाम चीज़ें हैं कि ईडी का दबाव है, सीबीआई का दबाव है, तो क्या जो 17,000 लोग पिछले 80 दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो साधारण कार्यकर्ता भी, क्या उन सब पर बीजेपी ने दबाव बना के रखा था? साधारण कार्यकर्ता मैं बताती हूँ, मेरे निवाड़ी जिले की बात, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो अगर काम नहीं करते, बीजेपी से नाखुश है, तो उन्हें बोलने की नहीं है, उन पर एफआईआर करवा दी जाती है। जिनका कसूर नहीं होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता अगर खड़ा होकर के उसके लिए कोई शब्द भी कह देना, तो एफआईआर दर्ज हो जाती है और किसी की बात नहीं सुनी जाती है। तो अभी आप जाके लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करिए, अपने सीक्रेट मिशन को चलाइए, तब आपको हकीकतें पता लगेगी कि किसान बीपीएल कार्ड के लिए किस तरीके से, जिनकी जमीनें है, जिनका आवंटन करवाना है, सरकारी दफ्तरों में लोग जाकर के लाइन लगा करके खड़े होते हैं, और अधिकारियों की, नेताओं की गलत कहने पर उनकी जो है पुस्तकों में गलत नंबर चढ़ा दिए जाते हैं, और 3-4 साल से बेचारे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक और है, ये जो कार्यकर्ताओं उनके ठीक है रोशनी जी, वापस आता हूं आपके पास। मैं नेहा बग्गा जी आपके पास आना चाहूंगा कि बात हो रही है एक तरफ जहां से रोशनी यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को मुद्रा विहीन कर दिया है, ठीक है, लेकिन यदि सियासी गलियारों में हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी किसानों के मुद्दों की बात कही, महिलाओं के सम्मान की उन्होंने बात कही, लेकिन इन मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस सशक्त रूप से जनता तक, आम मतदाता तक पहुंचने में कितनी कामयाब हो पा रही है तो जनता बताएगी। लेकिन यदि जो वर्तमान सियासी समीकरण कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने जोश के उरूज पर है, तो ये यहां से भारतीय जनता पार्टी अति विश्वास में है, या फिर जैसा कि अभी रोशनी यादव जी ने कहा कि डरा धमका करके कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है? सूरज जी, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मीडिया टीम को हेड करते हैं। उनका बयान आया कि कांग्रेस से कचरा हो रहा है। तो जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेतृत्व को कचरा समझती हो, आप समझ लीजिए कि उनका मान सम्मान क्या होता होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। आज 15 से अधिक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। 500 से अधिक कांग्रेस के केंद्रीय नेता, चाहे कैबिनेट मंत्री रहे हो, वहां से लगाकर जिले के कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? और एक नहीं, अनेकों ने बताया कि किस प्रकार से नेतृत्व विहीन और मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी हो गई है। ये भी कांग्रेस के नेताओं की जुबानी सामने निकल कर आया है। लगा
इस तरीके से एक व्यक्ति की रीलॉन्चिंग के लिए, और वो भी फुस रॉकेट जो है उसको रीलॉन्च करने के लिए युवाओं की अनदेखी की जा रही है, अनुभवी नेताओं की अनदेखी कांग्रेस में की जा रही है। स्वाभाविक कारणों से वो छोड़कर जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मोदी की गारंटी देश का मान सम्मान है, मोदी की गारंटी सनातन का परचम है, मोदी की गारंटी विश्व में भारत का मान है, मोदी की गारंटी देश की अर्थव्यवस्था है। और यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति जो देश से प्रेम करता है, जो राष्ट्र हित में कार्य करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी को चुन रहा है। रोशनी जी चुप रही जब अभी सुप्रिया श्री ने, जो नेशनल टीम की सोशल हेड हैं, उन्होंने एक महिला प्रत्याशी के लिए मंडी में भाव जैसा प्रश्न पूछा। और कांग्रेस पार्टी के जो ये लला हैं 55 साल के, जब वो शक्ति से लड़ने की बात करते हैं तब रोशनी जी चुप रहती हैं। पर भारतीय जनता पार्टी कौन है रोशनी जी, आप जानती हैं, जिन्होंने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करने का भरसक प्रयास किया है। और इसीलिए आज ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। 370 जिन महिलाओं का अधिकार छीना गया था, उनको अधिकार दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 9.6 करोड़ एलपीजी सिलेंडर उन माताओं को दिया जिन माताओं को धुआं अंदर जा रहा था, और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं वो अंदर ले रही थी। 11.2 करोड़ महिलाओं को टॉयलेट्स दिया जिन्हें अपने मान सम्मान से एक तरीके इस खुले में शौच करने जाना पड़ता था, उनके साथ आपराधिक कृत्य होते थे। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोदी जी लेकर आए। ठीक है नेहा बग्गा जी, मैं चाहूंगा कि मेरा एक प्रश्न था आपसे कि जैसा रोशनी यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को मुद्रा विहीन कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सूरज को मुद्रा विहीन नहीं किया। अगर आप अपने पैरामीटर्स को, जो लीगल इश्यूज हैं, जो कानून बना हुआ है, उसको पूर्ण करेंगे तो एजेंसीज अपना काम करती हैं। और खुद कांग्रेस पार्टी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उनके नेता ने इस बात को स्वीकार किया, हमारी तरफ से जो कमी रह गई है उस वजह से हम पे इतना हम पे पेनल्टी लगाई जा रही है, हमारे खाते सीज हो गए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं है। पर हाँ, कांग्रेस पार्टी ये जरूर है कि एक वो जहां पर चाहे कैश में चंदा लेने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे इरेगुलरिटीज करने की बात हो, जब वो इस प्रकार के पैमाने पर चलते हैं तो उन्हें लगता है लोकतंत्र खतरे में है। और जब वो इसमें अपनी तानाशाही करते रहे थे तब तक लोकतंत्र बहुत अच्छा था। तो मैं कह रही हूँ कि जनता मुद्दों पर जाने वाली है और जनता उन सब मुद्दों को देखेगी। क्योंकि महिलाओं के विषय पे बहुत बोल रही थी तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी से भी एक प्रश्न पूछ लेना चाहिए कि क्या ये 5 ऐसी योजनाएं अपने 10 साल के कार्यकाल की केंद्र सरकार की बता सकते हैं जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे, कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या, ये नहीं बता पाएंगे। आपने भी जवाब दिया कि 6 प्रत्याशी महिला भाजपा ने उतारी और कांग्रेस ने मात्र 1, क्योंकि कांग्रेस तो महिला को सजावटी वस्तु समझती है, कांग्रेस महिलाओं को आइटम समझती है, कांग्रेस महिलाओं को तंदूर में भूज देती है। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, 18 से 21 वर्ष उनकी आयु विवाह की करती है। भारतीय जनता पार्टी 11 करोड़ लोगों को नल के माध्यम से जल देती है। भारतीय जनता पार्टी 2.86 करोड़ लोगों को सौभाग्य योजना से बिजली पहुंचाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी उन महिलाओं का संबल प्रदान करती है जिन महिलाओं को कोख में मार दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास में, और भी मेहमान हमारे साथ हैं। रुचि गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। रुचि गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ रुचि जी, की बात हो रही है जिस गठबंधन से आप जुड़े हैं, जिस गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश की 29 में से एक भी सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नहीं है लोकसभा चुनाव में, ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी यदि कांग्रेस के साथ प्रचार करने जा रही है तो सत्ताधारी दल पर यदि वो किसी तरह का आक्षेप लगा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सत्ताधारी दल की खामियां जनता को गिनाना या सत्ताधारी दल को सचेत करना और उनकी खामियां निकाल करके जो कोई त्रुटि है किसी योजना में, कहीं कोई लूप होल है तो उसको दूर करके जनता तक सुविधाएं तमाम पहुंचे, ये विपक्षी दल का मुख्य कार्य है। और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए यदि आप जनता के बीच जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जाएगी तो क्या बातें करेंगे, कौन सी कमियां गिनाएंगे आप, कौन सी खामियां गिनाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने का प्रावधान रखा है?
रुचि गुप्ता जी, संभवतः है आपका जो ऑडियो ऑप्शन है वो म्यूट है, उससे सही कर लीजिएगा। आपके हैंडसेट पे ऑडियो ऑप्शन म्यूट है। वापस आता हूं आपके पास। इस समय रमेश शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। रमेश शर्मा जी, जो बात हो रही है कि मुद्दों को लेकर के, कि मुद्दे क्या हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही चुनावी बिगुल बजा और चुनावी बिगुल बजने के साथ ही मोदी की गारंटी और पिछले 10 वर्षों के विकास कार्यों का खाका लेकर के जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी उतर गई है। कांग्रेस, ठीक है, मध्य प्रदेश में कुछ 13 महीने सरकार रही है, लेकिन यदि हम बात करें कि केंद्र में विपक्षी दल होने की भूमिका में, विपक्ष की भूमिका होने के नाते वो क्या चीज़ें, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उस न्याय यात्रा के समापन पर वो एक वक्तव्य कह देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ले लेती है और उसको लेकर के पूरे देश में एक माहौल बनता है। यहाँ जैसा अभी नेहा बग्गा जी ने भी पूछा कि जब राहुल गांधी शक्ति की बात करते हैं, शक्ति के अपमान की बात करते हैं, तब रोशनी जी का वक्तव्य नहीं आता। तो ये जो तमाम चीजें हैं, वास्तव में ये जो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में क्या जनता जो चाहती है वो होगा? जनता जो चाहती है उन मुद्दों की बात होगी? क्या जनता की बात होगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, मोटे तौर पर जनता जो चाहती है वो जिसको पसंद करेगी वो तो सरकार में आएगा, वो उसको वोट देगी, तो सरकार तो उसी की बनेगी जिसको जनता चाहती है। अब दूसरा विषय है कि मुद्दे, स्वाभाविक रूप से इस समय विपक्ष के पास मुद्दे कम और भाजपा के पास मुद्दे ज्यादा। विपक्ष को अगर आप देखेंगे तो उनका, अगर आप जितनी देर भी भाषण किसी भी नेता का सुने, प्रवक्ता किसी को भी देखें, तो वो 50% केवल दूसरे की आलोचना और आरोप लगाने में करते हैं। अपनी बात कहना, अपनी मुद्दा रखना, अपना कार्यक्रम देना अपेक्षाकृत विपक्ष के पास कम है। भाजपा सारे के सारे काम वो गिनाती है। इस पर बहस हो सकती है कि वो जो काम गिना रहे हैं उसमें कितने प्रतिशत परिणाम सार्थक हुए हैं, कितने प्रतिशत नहीं हुए हैं, बहस इस पर होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के मुद्दे की दृष्टि से भाजपा एक कदम आगे है विपक्ष से। ठीक उसी प्रकार अगर नेतृत्व का भी चेहरा देखें तो इस समय कुछ भी हो, मोदी जी का एक चेहरा है, न केवल भारत में बल्कि विश्व में। ये ठीक उसी प्रकार है जैसा 1971 कि पाकिस्तान युद्ध के बाद इंदिरा जी का जो चेहरा था, कोई मुकाबले में उनके उस समय कोई चेहरा नहीं था। आपातकाल के बाद स्थिति अलग बनी है, लेकिन उस वक्त उनके खिलाफ, उनके मुकाबले में कोई चेहरा नहीं था। ठीक उसी प्रकार इस समय मोदी जी का अपने आप में एक चेहरा है, उनका आकर्षण है, और भाजपा इस बात को समझती है, इसीलिए तो उन्होंने मोदी जी का चेहरा और गारंटी ली है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो चुनाव होगा, इसके अलावा एक बात और सूरज जी मुझे दिखती है, मतदाता में चुप्पी बहुत ज्यादा है। जब मतदाता में चुप्पी होती है तो उसका प्रभाव मतदान पर पड़ता है। या तो मतदान का प्रतिशत अधिक होगा या मतदान का प्रतिशत कम होगा, औसत मतदान बिल्कुल नहीं होगा। यदि मतदान का प्रतिशत कांग्रेस का अगर आप मध्य प्रदेश में देखें, आम आदमी पार्टी का, सपा का या उनका जनाधार कम है। कांग्रेस का जो जनाधार है उसका अपना एक फिक्स वोट बैंक है, तो कांग्रेस का वोटर अपना ढंग से वोट करेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन अगर भाजपा के लोगों ने मिलकर के मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ा दिया तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ उनको ही मिलने वाला है। मतदान का प्रतिशत अगर कम रह जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ विपक्ष को मिलेगा। इस बार जो अगर आप देखेंगे, कुछ सीट हैं ऐसी जो लगभग 29 में से जो मुकाबला मुझे दिख रहा है वो 7-8 या हद से 9 सीट पर मुकाबला दिख रहा है। बाकी लगभग 18 से 20 सीट ऐसी हैं जिसमें एक कदम आगे दिख रही है एक पार्टी। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों को, विशेषकर कांग्रेस को, इस समय बहुत आत्मचिंतन की आवश्यकता है। कांग्रेस ने जब भी प्रगति की है, आजादी के पहले उन्होंने कोई अभियान चलाया हो या स्वतंत्रता के बाद चलाया हो, अपने किसी नए नारे को देकर के चलाया, वो खुद कई बार ऐसे बातें करते हैं, विपक्ष को मुद्दा देते हैं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण सूरज जी आपको दूं, यद्यपि वो आज का विषय नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ये जो माहौल इस समय राष्ट्र और संस्कृति का माहौल चल रहा है, इस माहौल में उनको कर्नाटक में मंदिर के चढ़ावे पर टैक्स लगाने की जरूरत क्या है? तो कहने का अर्थ है, और कितने मंदिरों से मिलेगा, ले दे करके 300 मंदिर आएंगे उसमें, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा विपक्ष को एक मुद्दा दिया। तो मोटे तौर पर कांग्रेस का जो थिंक टैंक है, जो उनको नीतियां बना कर देता है, उसमें पुनर्विचार की उसमें आवश्यकता है, और अपनी बात कहना होगी उनको, बजाय किसी दूसरे की आलोचना करने की। उसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। आलोचना आज जनता नहीं सुनती। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें, कोई जना अगर दूसरे की आलोचना करेगा तो उसको देख करके अपन दूर सरक जाते, करे यार अभी ये शुरू कर देगा किसी को। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है, और जैसे कि आपने उल्लेख भी किया कि भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस चाहे आजादी से पहले
पहले के उन्होंने जो नारे दिए हों, आज़ादी के बाद नारे दिए हों, उन नारों का जनता पर असर पड़ा है और उसके कारण कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रह पाई है। आज कांग्रेस को इस बात की सोचने की आवश्यकता है कि वो क्या लेकर जनता के बीच जा रही है। रुचि गुप्ता जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी, रुचि गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो मेरा सवाल था कि आप जिस गठबंधन में हैं उनके पास कौन से मुद्दे हैं, आप किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाने वाली हैं? क्या मध्य प्रदेश की जनता में आप ये बात प्रचारित करेंगी कि केंद्र की सरकार ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को शासन नहीं करने दिया, सत्ता नहीं चलाने दी, लेकिन मध्य प्रदेश के परिदृश्य में वो बात उतनी सार्थकता नहीं रखेगी, तो फिर मध्य प्रदेश में यदि आप जाती हैं, आपकी आम आदमी पार्टी जाती है कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करने, तो कौन से मुद्दे लेकर जा रही हैं आप? कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रुचि गुप्ता जी, वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन नेहा बग्गा जी, आपके पास आना चाहूँगा। अभी बात हुई कि जिस तरह से रमेश शर्मा जी ने भी जो बात कही और आपने भी जो बात कही थी, महिला सम्मान की भी आपने बात कही। यहाँ ठीक है, मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब चूंकि सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। इस नेतृत्व परिवर्तन के कारण भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मुख्यमंत्री बदले गए हैं मध्य प्रदेश में, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास की कितनी बढ़ोतरी हुई है? और क्या कांग्रेस के पास यदि मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास यदि वो चीज़ें नहीं हैं कि जो जनता पर प्रभाव डाल सकें, तो आप या भारतीय जनता पार्टी क्या स्वयं को बिल्कुल निश्चिंत मान के चल रही कि हाँ, हम जीते हुए हैं? क्योंकि एक तरफ जहां बात आ रही है कि जो प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं वो मैदान में किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चा थी कि जीतने की प्रत्याशा है या फिर हार का अंतर कम करने की प्रत्याशा, ये बात भी सियासी गलियारों में है। सूची देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 जनता के बीच में रहती है, सरकार की योजनाओं को लेकर और संगठन के विचारों को लेकर। और इसीलिए जिस प्रगति पर हम देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश को हो, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चल रही है। मैं जरूर इस बात को मान के चल रही हूँ कि जब आप रोशनी जी के पास जाएंगे तो वो आपको 5 योजनाएं केंद्र की बताएंगी, जब मनमोहन जी की कांग्रेस की सरकार आपका सवाल लेकर जाऊंगा मैं जी। पर मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया है, योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, कांग्रेस एक लोकसभा छिंदवाड़ा को जो गढ़ कहती थी एक व्यक्ति का, अब वो गढ़ भी उन लोगों का हो गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के लाभार्थी हैं, यानी कि व्यक्ति का गढ़ नहीं, लाभार्थियों का गढ़ है अब छिंदवाड़ा भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य प्रणाली है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए निरंतर कार्य करना है। और इसीलिए देखिए कि रोडों का जाल जिस तरीके से हो, 40 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 12 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में रानी कमलापति के तौर पर सामने है। जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी संख्या जो है दोगुना हो चुकी है 75 साल से। अगर 10 साल का आप कैलेंडर को देखेंगे तो, और एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। जो आपने कहा था कि किसको लेकर जाएंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये विश्वास है। और ये जनता नारा दे रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस विश्वास के साथ जनता के समक्ष है कि जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। कांग्रेस की स्थिति क्या है, अभी जो रमेश शर्मा जी कह रहे थे, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ कि गिनाने के लिए आप नेगेटिव्स हजारों में गिना सकते हैं, पर अगर कार्य किए होंगे तो आप अपने कार्य पर जाएंगे, जनता के बीच में विकास को लेकर जाएंगे, जनता के बीच में एजेंडा को लेकर जाएंगे, विजन को लेकर जाएंगे, मिशन को लेकर जाएंगे। और भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। भारत आज सेकंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ चुका है। भारत ने आज 60% पार्ट्स को बनाना शुरू कर दिया है। तो एक नहीं अनेकों उपलब्धियां मैं आपको गिना सकती हूँ। ठीक है, वापस आता हूँ। दूसरी ओर कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कम से कम है जो जनता के समक्ष जाता चिंता करता है। श्रीमान जीतू पटवारी का बयान आपको याद होगा कि मुझे याद रखना पार्टी गई तेल ले। जी जी, ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। और ये तमाम बातें ठीक है, या आपका ही प्रश्न लेकर के रोशनी यादव जी आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि नेहा बग्गा जी ने पूछा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस कार्यकाल की 10 उपलब्धियां या 5 योजनाएं वो कौन सी उन 10 वर्षों की, वो जनता को बता दीजिए। और जो बात अभी जैसा कि रमेश शर्मा जी ने भी कही कि हम केवल किसी विपक्षी जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं केवल उनकी आलोचना या हम अपनी उपलब्धियां
आप आलोचना बताने जा रहे हैं जनता के बीच में जो सत्ताधारी दल है उसकी, या अपनी उपलब्धियां बताने जा रहे हैं, या दोनों का समावलोकन किया जा रहा है? ये पहले मैं सूरज जी बात से शुरू करूंगी। जी ये जो आलोचनाओं का जो दौर शुरू किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने आज की राजनीति पे जिस तरीके से भाषा का उपयोग करके जो वार करना शुरू किया है, इसलिए हमें भी आरोप मजबूरन लगाने पड़ते हैं। क्योंकि आज हर तरीके से अभी कल की भी एक खबर है, किस तरीके से एक बेटी को जो है जिस पर अत्याचार किया जाता है और पुलिस उसमें बिल्कुल शांत बैठी होती है, लेकिन हमारे मुखिया उस बात पर ध्यान नहीं देते। और मैं मनमोहन सिंह जी के दौर की 5-10 नहीं, एक सबसे बड़ी उपलब्धि गिनाती हूँ कि मनरेगा की जो स्कीम और योजना लेकर आए होंगे, मेरे रमेश सर को भी याद होगी कि वो सबसे बड़ी स्कीम थी जिसमें गरीबों की मसीहा बनती। उस मनरेगा स्कीम को उबारा और पूरे देश में आज लोग उस मनरेगा स्कीम से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में इतना भ्रष्टाचार पनपा दिया है कि हर पंचायत आज करप्शन में डूबी हुई है, जहाँ कोई काम नहीं होते हैं। 50% पैसा जो है रिश्वत में चला जाता है, जिससे वहां पर सरपंच और जो प्रतिनिधि है वो काम नहीं कर पाते। और जिन मुद्दों की ये बात करें कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, तो 50% महिलाओं की आबादी है। साल के 1 लाख रुपए हर महिला के खाते में हम गरीब बहन को देने का काम करेंगे। और जो सावित्री बाई जिन्होंने आयदान को देश में जन्म दिया है, वो सावित्री बाई हर जिले में हॉस्टल के रूप में एक हॉस्टल की उपलब्धि हम हर जिले को एक सौगात देंगे। और मैं महालक्ष्मी की बात करूं तो गरीब परिवारों में एक महिला को 1 लाख जी आ रहा हूं नेहा जी आपके पास और अधिकार नेत्री हर पंचायत में। तो रोशनी यादव जी, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र है कांग्रेस का 2024 के चुनाव के लिए, ये घोषणा पत्र है? बिल्कुल ऐसे घोषणा पत्र मान सकते हैं और ये हकीकत है, क्योंकि ये तो गारंटी की बात करते हैं। यही मध्य प्रदेश की बात करूं तो पिछली बार हमारी कांग्रेस की सरकार आई थी तो 27 लाख किसानों का कर्जा कांग्रेस की सरकार ने माफ किया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो किसानों को मेरी बहन को याद दिला दूं, मंदसौर में किस तरीके से किसान ने अपनी छाती पर गोली खाई, लेकिन इनका दिल नहीं तक जाता। उस समय मुझे याद है, रोशनी यादव जी, मुझे याद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उस समय कांग्रेस में ही हुआ करते थे जब कमलनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। और अभी इस विधानसभा चुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिनाया था कि 25 लाख किसानों को फर्जी प्रमाण पत्र मेरे हाथ से बंटवाए गए। ये सिंधिया जी ने का बयान था। आप जो 27 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं, 25 लाख तो उन्होंने फर्जी बता दिए जी। और ये वही परिवार है जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी मितागिरी करके और जब उस बेटी को भी इन्होंने बलि चढ़ा दिया, तो मैं उस परिवार को कुछ समझ नहीं करूंगी। आज उन्होंने पल्ला बदल लिया तो उनको वो सर्टिफिकेट फर्जी लगने लगे और जब वो पार्टी में भी उन्हें उमदा लगा करती थी। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी। और ये जो गौशाला या भारतीय संस्कृति मेरे याद रहे जी जो बात कही जी, मैं सर आपको ये निवेदन करूंगी कि आज की राजनीति चल रही है और आप इस राजनीति को कहां तक सही मानते हैं कि जो धर्म संस्कृति धर्म हमारे भाव और हमारे अंतर मर्म में पलटता है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी नाम के नाम पर या भगवान के नाम पर वोट मांगना या चुनाव में वोट मांगना कितना सही और गलत है। आज ये अलग डायरेक्शन में ले जाती केवल और केवल उनके मुद्दों में केवल एक ही एजेंडा होता है, विकास के मुद्दों की बात नहीं होती। और अगर कांग्रेस के इतिहास को आजादी के बाद से गिनाया जाए तो मैं आप लोगों से पूछा चाहूंगी कि इतने बड़े IIT, IIM, इंडस्ट्रियल हॉस्पिटल से लेके जहाँ राम राज्य उत्पन्न होता है, मैं एक बात के साथ खत्म करूंगी, राजा और राम जी भी ये चाहते हैं कि आसपास शिक्षा लोगों को अच्छी मिली। और आज मध्य प्रदेश की शिक्षा का प्रतिशत आप देखिए 50% से 20% है मध्य प्रदेश की। यहाँ लोग एजुकेटेड हो लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनके पास स्किल नहीं है, इस बात को
क्या करनी चाहिए। ठीक है रोशनी यादव जी, आपने कहा कि हाँ जब कांग्रेस का शासन रहा तो देश में प्रगति भी हुई है, विकास कार्य भी हुए। चूंकि नेहा बग्गा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं रोशनी यादव जी के वक्तव्य पर, आपकी टिप्पणी बहुत कम शब्दों में, समय की सीमा को ध्यान रखते हुए आप क्या कहना चाह रही हैं? सूरज जी, मैं बस इतनी थी कि 10 योजनाएं पूछी थी मैंने, वो 10 योजनाएं छोड़ के 5 महिला आधारित योजनाएं नहीं बता पाई वो। ठीक है। और ये पेसिमिस्टिक, देखिए लोकतंत्र में ऑपोजिशन का बहुत महत्व है, पर पेसिमिस्टिक ऑपोजिशन मुझे लगता है जनता पसंद नहीं करती। अगर तो कोई मिशन हो तो वो जनता के बीच में लेकर जाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी उस मिशन के साथ ही जा रही है जनता के बीच में। निश्चित तौर पर 29 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी, और वो उपहार स्वरूप नरेंद्र मोदी जी को भेंट करने। ठीक है रमेश शर्मा जी, पूरी गलत आरोप जो छोड़ रही है, जी नहीं बता पाए। आज जो आर्थिक स्थिति को लोगों का रख दिया, तो मनमोहन सिंह जी के समय की आर्थिक स्थिति को देख लीजिएगा और आज की आर्थिक स्थिति को देखिए। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर फिर किसी दिन अवश्य आप दोनों को आमंत्रित करके, इस विषय पर फिर किसी दिन आप दोनों को आमंत्रित करके हम चर्चा अवश्य करेंगे। रमेश शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि पूरी चर्चा में जो सार निकला, जो निष्कर्ष निकला कि वास्तव में जनता के मुद्दे की बात हुई, उपलब्धियों की बात हुई, आलोचना की बात हुई, कि हम सिर्फ आलोचना करेंगे, अपनी उपलब्धि बताएंगे, कि इन्होंने क्या नहीं किया वो बताने से बेहतर ये भी है कि हम क्या करेंगे वो भी बताया जाए। तो ये तमाम चीजों को लेकर के मैं आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूं, कम शब्दों में, समय की सीमा को ध्यान रखते हुए। रमेश शर्मा जी, देखिए निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे, प्रसंग से हटके अगर आप देखेंगे तो 2018 में अगर कांग्रेस का वोट बढ़ा था तो सकारात्मक मुद्दे पर बढ़ा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो कुल मिलाकर के इससे पहले भी कांग्रेस ने जब भी चुनाव जीते हैं कोई नया नारा दिया है कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, इस पर बहस हो सकती है कि हुई कि नहीं हुई। और फिर कहा कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, एक नारा आया, एक वक्त नारा आया कि इंदिरा जी को लाओ और देश बचाओ। तो हर वक्त कोई ना कोई नारा आया है, और नारा नई बात को लेकर के किसी पार्टी को मिलता है। भाजपा ने भी मान करके चलिए कि अगर सफलता पाई है 2 सीट से लेकर के अगर वो 300 सीट तक आए हैं, तो किसी न किसी नारे को, किसी सकारात्मक, ठीक है कि उन्होंने राम का मुद्दा उठाया, राम का मुद्दा पहली बार राजनीति में नहीं आया। आजादी से पहले भी कांग्रेस ने राम राज की कल्पना की थी। तो कुल मिलाकर के तो सकारात्मक मुद्दा देना होगा, और इस वक्त भाजपा सकारात्मक नारे दे रही है, इसलिए उनका जन समर्थन और वोट बढ़ रहा है। तो मोटे तौर पर अगर आप, लेकिन भाजपा को इस बार एक ओवर कॉन्फिडेंस में भी दिख रही है इस बार के चुनाव में। उनको लग रहा है कि चूंकि कांग्रेस से लोग आते चले जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि जीत तो हमारी तस्तरी में रखी हुई है, तो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता बेफिक्री है, तो उसके कारण अगर भाजपा को नुकसान होगा, 2018 में अगर भाजपा को नुकसान हुआ था तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान हुआ था, इस बार भी अगर उनको नुकसान होगा तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान होगा। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो नए लोग आए हैं उनको एडजस्ट करना, और निचले स्तर का कार्यकर्ता अपने समर्थक मतदाता को पोलिंग बूथ तक लेकर के चला जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि भाजपा इस पर कैसे निपटती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौतियां भी हैं कि वो जो नवागत कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के, या जैसा कि नेहा बग्गा जी ने बताया कि वो मोदी की गारंटी से प्रभावित इसलिए आ रहे, तो वो मैदानी स्तर पर कितना कार्य करेंगे और उसका चुनाव में कितना फायदा मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। नेहा बग्गा जी, रोशनी यादव जी, ऋषि गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी थी। रमेश शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि मुद्दे की खोज में क्या वास्तव में अभी जब चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी और पिछले 10 वर्षों के विकास कार्यों का रिकॉर्ड लेकर के जनता के बीच है, तब कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रही है, ये देखना है। और वास्तव में वो मुद्दे जनता के बीच कितने प्रभावी होंगे और मतदान को और मतदाताओं को कितना प्रभावित करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।